हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 1 फरवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ इकोनॉमिक सर्वे को लेकर है। दरअसल आपको पता है कि बजट सेशन चालू हो गया है पार्लियामेंट में। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जिसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रेज़ेंट किया था। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये 2022-2023 फिस्कल ईयर के लिए था, ठीक है? इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि जो हमारी ग्रोथ रेट होनी है 2023-24 के लिए, क्या अनुमान लगाया गया उसके लिए 6 टू 6.8% की रेंज में ये रहेगा। क्योंकि जो पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट था हमारी इकोनॉमी में, वो लगभग हम उससे रिकवर हो चुके हैं और यहाँ से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, ऐसा इस इकोनॉमिक सर्वे का मानना है। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बेसिक फैक्ट देखें, तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये बताता है कि हमारा जो प्रेज़ेंट फिस्कल ईयर्स है, जो 2022-2023 में, तो इस फिस्कल ईयर में ये बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी किस स्टेट में थी। क्या इसके पैरामीटर्स थे, इसने फिस्कल डेफिसिट में कैसा परफ़ॉर्म किया, इन्फ्लेशन में कैसा परफ़ॉर्म किया। तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूरा जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, उसको बताया जाता है और कुछ पॉलिसी इनपुट भी दिए जाते हैं। इसे प्रिपेयर करा जाता है इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। और कौन इस रिपोर्ट को तैयार करता है? इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र तैयार करता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को अगर हम देखें, तो वो सेक्रेटरी के रैंक का ऑफिशियल होता है, ठीक है? जो कि इकोनॉमिक मैटर्स पे गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है, ठीक है? यही बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करता है। बाद में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये इसे पार्लियामेंट में प्रेज़ेंट करते हैं। जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जब इकोनॉमिक सर्वे को बना लेते हैं, उसके बाद इसको अप्रूव करा जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रेज़ेंट किया गया था 1950-51 के ईयर में और 1964 तक इसे बजट के साथ ही पेश किया जाता था। बाद में इसे बजट से अलग कर दिया गया। पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके बाद बजट आता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि भले ही बजट के पहले आता है, बट इसका जो भी असेसमेंट या रिकमेंडेशन होती है, ये बजट पे रिफ्लेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं। और ना ही ये किसी प्रकार का बजट के ऊपर किसी प्रकार का बाइंडिंग इफ़ेक्ट करता है। मतलब बजट का इस पे कोई लेना-देना नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है इनपुट, ना चाहे तो नहीं ले सकती है। अगर हम कुछ बेसिक डाटास को देखें जो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेज़ेंट किया, तो उसमें फिस्कल डेफिसिट इम्पोर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट को अगर आप देखोगे, तो इस साल जो 2022 जो 2023 का तो इस ईयर में फिस्कल डेफिसिट 6.4 रहेगा एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? पहले ये 2021-22 में कितना था ये 6.7%। इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखें, तो ये कम हुआ है क्योंकि 2021-22 में कितना था ये $607 बिलियन, बराबर कितना हो गया है $563 बिलियन। क्योंकि जैसे हमारी इकोनॉमी खुली लॉकडाउन के बाद में, तो हमने एकदम से इम्पोर्ट करना शुरू किया। हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं था और खासकर जब ये रशिया यूक्रेन वॉर आया, उसके बाद ऑयल की जो प्राइस थी वो भी बढ़ गई थी। तो इस वजह से जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो डिप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा जो रुपए डिप्रिसिएशन देखने को मिला था हिस्टोरिक लो में चला गया, 82 के आसपास चला गया। इस वजह से फॉरेन एक्सचेंज हमारा डिप्लीट होता चला गया। इन्फ्लेशन कितना बताया गया है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में? ये बताया गया जो हमारा सीपीआई है, जो जिसके बेसिस पे आरबीआई मॉनेटरी टारगेट सेट करती है, तो वो उसे 6.8 बताया गया है। मतलब ये जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है। 2021-22 में इसे 5.5 बताया गया, बट 2021 2022-23 के लिए 6.8 है। मतलब ये आरबीआई का जो टारगेट कितना है इन्फ्लेशन 4% होता है, ठीक है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 6% तक जा सकता है या 2% तक रह सकता है। आइडियली इसे 4% पे रहना चाहिए, बट ये 6.8 है, इसका मतलब ये हमारे आरबीआई के टारगेट लेवल से ज़्यादा है। जीडीपी ग्रोथ तो प्रेजेंट फिस्कल ईयर में 7% ग्रोथ रेट होगी हमारी और 2023-24 में ये अनुमान लगाया गया है कि थोड़ा कम होगी, 6 टू 6.8% के आसपास ये हमारी ग्रोथ रेट होगी। अगर हम इकोनॉमी के कंपोनेंट की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो इसमें ग्रोथ देखी जा रही है। लास्ट ईयर 3.0 था, तो इस साल हमारा 3.5% हो गया ग्रोथ। अगर हम इंडस्ट्री को देखें, तो 10.3 थी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की जो ग्रोथ रेट थी, बट वो घट के कितनी हो जाएगी 4.1। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो पिछले ईयर्स थे, यहाँ पर लॉकडाउन था, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इतनी हो नहीं पा रही थी। इस वजह से बेस्ट इफेक्ट के कारण ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी वो जंप कर गई 10.3% में। बट अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिज्यूम हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, तो ये वापस से 4.1% पे अपनी ग्रोथ रेट रखेगी। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट ईयर कितनी थी 8.4%, बट इस साल कितनी होगी 9.1% के आसपास ग्रोथ रेट की संभावना है। तो बेसिकली हम इन डाटास को याद नहीं रखना है, बट हमें ट्रेंड समझना है कि कैसे ये घट रहा है। क्या किसी पर्टिकुलर डाटा को हमने देखा है कि लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है? क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि लास्ट 10 ईयर्स में जो हमारा इन्फ्लेशन है वो लगातार घट रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बीच में एकदम से जंप लिया था, बट लेटर ऑन वापस से नॉर्मलाइज हो रहा है। तो इस वजह से इस तरीके से यूपीएससी जो है ट्रेंड में क्वेश्चन पूछती है। क्योंकि 2021-22 तक अगर आप 3 साल का देखोगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ रहा था। 2019-20 में 478, 2020-21 में 577, 2021-22 के लिए 607, बट 2022-23 में क्या हो गया? घट गया। तो यहाँ पे वो ट्रेंड ब्रेक कर गया। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड समझना रहता है। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक फैक्ट हो गए,
और हम डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स लेके आएँगे, ताकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी आपको फैक्ट काम आएगा, वो हम आपको एग्ज़ाम के पहले-पहले पूरा इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ हमारी फाइनेंस कमीशन को लेकर है, क्योंकि गवर्नमेंट 16th फाइनेंस कमीशन को सेटअप करने जा रही है। पहले फाइनेंस कमीशन के बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का मेंशन है। तो इसलिए ये फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि इसके पास में सिविल कोर्ट का पावर है। अब इसे कौन सेटअप करता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वैसे तो हर 5 साल में ये फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। इसके मेंबर्स कौन-कौन होते हैं? एक तो इसमें चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं और इनको अपॉइंट कौन करता है? इन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। और इनकी क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? इनकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और इन मेंबर्स का टेन्योर भी हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं और रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए, यूपीएससी इन फैक्ट्स में पूछ सकती है कि पहली बात इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और इनका जो टेन्योर होगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 से बनी है। इसको कॉन्स्टिट्यूट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। सिविल कोर्ट का पावर है, इसका मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब ये बनाई क्यों जाती है? तो ये रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को। किसके रिगार्डिंग? टैक्स प्रोसीड के रिगार्डिंग। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, बाद में उसे सेंटर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो वो जो फॉर्मूला होता है, वो फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करती है। इसके साथ ही साथ ग्रांट्स एंड एड को भी रिकमेंड करते हैं, जो सेंटर को स्टेट को देना चाहिए। साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट उसको इवैल्यूएट करती है और वो बताती है कि आपको पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के साथ में रिसोर्स कितना शेयर करना चाहिए। और इसके अलावा प्रेसिडेंट अगर कोई दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स पर राय चाहते होंगे, तो वो ये फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड करती है। बट हमें यहाँ पे ये याद रखना होगा कि फाइनेंस कमीशन जो भी अपनी रिकमेंडेशन देती है, वो एडवाइजरी होगी, बाइंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट के ऊपर। पहली फाइनेंस कमीशन कब बनी थी? 1952-57 के लिए। उसमें चेयरमैन थे केसी नियोगी। सेकंड फाइनेंस कमीशन था 1957 से 62 के लिए, के संथानम उसके चेयरमैन थे। और अभी जो फिलहाल में जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन सी है? 15th फाइनेंस कमीशन। उसके चेयरमैन कौन है? एन के सिंह। और ये जो अपनी रिकमेंडेशन दे रही है, कितने साल के लिए दे रही है? ये रिकमेंडेशन दे रही है 6 साल के लिए। तो ये आपका कैच है, क्योंकि जनरली जो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देती है वो 5 साल के लिए देती है। बट जो 15th फाइनेंस कमीशन था, उसका जो टेन्योर था वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब इसकी जो रिकमेंडेशन है वो 6 साल के लिए वैलिड है। क्योंकि जो 15th फाइनेंस कमीशन थी वो 2017 में सेटअप की गई थी, क्योंकि उसको रिकमेंडेशन देना था 2020-2021 से 2024-25 तक। बट बाद में इसका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब इसकी जो रिपोर्ट होगी वो 2020-21 से लेके 2025-26 तक इसकी रिकमेंडेशन पालन की जाएगी, मतलब इम्प्लीमेंट की जाएगी। क्योंकि फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में गठित होना था। अब चूंकि 15 फाइनेंस कमीशन 1 साल के एक्सटेंड हो गई, इसलिए 16 फाइनेंस कमीशन 1 साल डिले हुई। और हर फाइनेंस कमीशन को 2 साल का टाइम मिलता है अपनी रिपोर्ट तैयार करने में, स्टेट से कंसल्ट करने में। तो ये जो फाइनेंस कमीशन जो स्टैब्लिश होगी वो अक्टूबर 2025 में अपनी रिपोर्ट देगी। और इसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा? जब बजट 2026-27 आएगा। उसके बाद से ये 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होगी वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होगी। हालांकि पहली बात नहीं है कि किसी फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है। इससे पहले जो हमारी 9th फाइनेंशियल कमीशन थी, उसे भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था 1987 में। तो ये बेसिकली ये हमें एक फैक्ट याद रखना है कि 15 फाइनेंस कमीशन को 1 साल का एक्सटेंशन मिला था। इस वजह से 16 फाइनेंस कमीशन लेट हुई है। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए फाइनेंस कमीशन के। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ सेना स्पेक्टिवलिस को लेकर है। तो ये जो प्लांट है, ये दरअसल एक इन्वेसिव स्पीशीज है, जो कि केरला के वायनाड सेंचुरी में पाया जाता है। जिसकी वजह से जो लोकल इकोसिस्टम है, जो लोकल स्पीशीज हैं, उनकी एग्जिस्टेंस पर खतरा आ गया है। तो इस वजह से तो नोडल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इन्वेजन्स एट द केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट केएफआरआई, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है ताकि इस सेना स्पेक्टिवलिस को इरेडिकेट किया जाए। अब इस प्लान में क्या होगा? तो ये प्लान में 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में क्या जाएगा कि जो लास्ट ट्रीज हैं उसको पहले डिबार्क किया जाएगा, उसके जो रूट्स होंगे उनको पहले डिबार्क किया जाएगा। उसके बाद में वो धीरे-धीरे जब ट्री सूख जाएगा, तब कुछ लोगों की मदद से उस पेड़ को वहां से रिमूव किया जाएगा। उसके बाद में उस जगह में जो हमारी नेटिव स्पीशीज होंगी ट्री की, उसको फिर उनकी लास्ट सैपलिंग को वहां पे प्लांट किया जाएगा। तो इन 3 स्टेज में इस पूरे सेना स्पेक्टिवलिस को वहां से हटाया जाएगा। अब सेना स्पेक्टिवलिस के बारे में बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। ये एक टाइप का डेसिडियस ट्री है जो कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अमेरिका। अब ये लोकल जो ट्रीज हैं, जो नेटिव स्पीशीज है, उनके लिए खतरा क्यों है? दरअसल इसका ये इतना ज्यादा घना पेड़ है कि इसके अंदर में जो ट्रीज आते हैं, जो इसके नीचे आते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अब जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है अदर प्लांट्स की, तो ये फूड शॉर्टेज क्रिएट करता है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए। जो नेटिव हमारे जो इंडेमिक जो
स्पीशीज हैं, जो जानवर हैं, उनको फूड नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो प्लांट होने थे, जो ग्रो होने थे, वो ग्रो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि सेना स्पेक्टिबिलिस उनको ग्रोथ को हिंडर करती है। और अगर आईयूसीएन का स्टेटस देखें सेना स्पेक्टिबिलिस का, तो ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब अबंडेंट है इनकी संख्या। और सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट कहाँ देखा गया? वाइनाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इसी वजह से ये जो पूरा प्लान है, ये वाइनाइट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किया जाएगा, ताकि वहां से जितने भी सेना स्पेक्टिबिलिस के जो पेड़ हैं, वो वहां से रिमूव कर दिए जाएंगे। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स में पूछा था। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारी आरबीआई होती है, उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? ऑप्शन क्या है इसके? लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज बॉडी व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेकंड स्टेटमेंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। थर्ड है लेंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, लेंडिंग टू द ट्रेड इंडस्ट्री बॉडीज, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारे जो बैंक है आरबीआई, वो दरअसल बैंक्स को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तहत उनको पैसा देती है, उनको लोन देती है, ठीक है? तो वो उनके प्रति अकाउंटेबल है। तो ये जो आरबीआई की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ट्रेड और इंडस्ट्रीज बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आरबीआई जो है उसी का काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना हमारे देश में। तो अगर कोई बैंक किसी टेम्पररी क्राइसिस से गुजर रही है, अगर वो बैंक बंद होती, तो इसका प्रभाव पूरी इकोनॉमी में आता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे खतरे में आती है। तो इसी वजह से आरबीआई क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। कोई बैंक अगर टेम्पररी क्राइसिस से गुजरता है, तो वो आरबीआई से लोन ले सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने बैंक में अपने डिपॉजिट रखे हैं, उनका इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करता है? आरबीआई। इस वजह से आरबीआई जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तहत बैंक्स को जब टेम्पररी क्राइसिस रहता है, तो लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। देखिए, आरबीआई गवर्नमेंट को लोन जरूर देता है, बट वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट नहीं होता है, ठीक है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब बैंक सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे बैंक होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको लोन दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हो करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।